प्रिय विद्यार्थियों, अपना पेपर है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। टॉपिक है जयपुर प्रजामंडल। प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पूर्व में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रजामंडल आंदोलन को स्थानीय स्वशासन और स्थानीय सरकार का नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश काल के समय में प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा ही हमारी स्वतंत्रता की नींव रखी गई। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की प्राप्ति के लिए प्रजामंडल आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के अंतर्गत यूँ तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर भी छोटे छोटे संस्थाएं स्थापित हुई, जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन अगर मोटे स्तर पर या व्यापक स्तर पर देखा जाए तो राजस्थान के अंतर्गत प्रजामंडल आंदोलन में मूल रूप से 3 केंद्रों को परिभाषित किया जा सकता है। 3 केंद्रों के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। 3 केंद्रों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उसमें हमने सबसे पूर्व में जोधपुर प्रजामंडल का अध्ययन किया था। जोधपुर, जयपुर और मेवाड़, ये 3 प्रजामंडल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। हमने पूर्व में जोधपुर प्रजामंडल का अध्ययन किया था, जिसमें जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर और भी स्थानीय महत्वपूर्ण नेताओं ने जोधपुर प्रजामंडल के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने ये भी अध्ययन किया था कि जोधपुर प्रजामंडल में सुभाष चंद्र बोस का एक बार आगमन हुआ था। उन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे कि प्रजामंडल आंदोलन को स्फूर्ति मिली। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान में जयपुर प्रजामंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में कपूरचंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज ने एक सम्मिलित प्रयास के साथ सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1936 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन से तात्पर्य उस प्रजामंडल में एक नवीनता का संचार करना था। एक ऐसी नवीनता का संचार जिसके द्वारा संपूर्ण जनता में उत्साह के साथ स्थानीय स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य किया जा सके। स्थानीय स्तर पर स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार का असहयोग किया एवं प्रजामंडल आंदोलन में अपनी भूमिका का सक्रियता के साथ निर्वहन किया। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के इतिहास में प्रजामंडल आंदोलन वे तत्व थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और भारत में एक स्वतंत्रता के जो आंदोलन को एक नया आयाम प्रदान किया। इसी की योजकड़ी के रूप में हम जयपुर प्रजामंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रजामंडल का मूल उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। प्रारंभ में चिरंजीव लाल मिश्रा को इस प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। प्रजामंडल की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसमें चिरंजीव लाल मिश्रा को इसका अध्यक्ष बनाया गया एवं हीरालाल शास्त्री, जो निश्चित रूप से आगे चल कर के जयपुर प्रजामंडल के एक अमर पुरोधा के रूप में साबित हुए, हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का महामंत्री बनाया गया। इस प्रकार से प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत होती है। प्रजामंडल आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी अनिवार्य है। इसमें पहला नाम आता है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री मूल रूप से प्रजामंडल के अमर पुरोधा के रूप में माने जाते हैं। हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ में अपनी शिक्षा कुटीर स्थापित करके वहाँ से उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के द्वारा प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था स्थानीय स्वशासन की प्राप्ति हो, महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए।
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने वनस्थली में एक शिक्षा कुटीर की स्थापना की और उसी के साथ प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई। हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक जनक या अमर पुरोधा माना जाता है। लंबे समय तक अनवरत रूप से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करके हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत आधुनिक राजस्थान की नींव रखी। ऐसा माना जाता है कि हीरालाल शास्त्री के अथक प्रयासों से राजस्थान के एकीकरण के बाद में वे मुख्यमंत्री बने और इस प्रकार से जयपुर प्रजामंडल को प्रजामंडल आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। जमनालाल बजाज, जिनको गांधी जी का एक पुत्र माना जाता था, जमनालाल बजाज ने भी आर्थिक रूप से सहयोग करके, तन मन और धन से प्रजामंडल आंदोलन में सहयोग करके अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इसी के साथ ही कपूरचंद पाटनी भी एक योग्य एवं उत्साही स्वतंत्र आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे, जिन्होंने इस प्रजामंडल आंदोलन में अपना अपूर्ण योगदान दिया। कपूरचंद पाटनी के बाद में टीकाराम पालीवाल का नाम आता है। टीकाराम पालीवाल भी जयपुर प्रजामंडल के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में इन्होंने कार्य किया और टीकाराम पालीवाल को हम जयपुर प्रजामंडल से जोड़ते हैं और आगे चल के ये भी मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया। पूर्णानंद जैन, रामकर्ण जोशी आदि भी प्रजामंडल के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे, जिन्होंने जयपुर प्रजामंडल को नवीन दिशा एवं नवीन आयाम प्रदान किए। अब हम बात करते हैं प्रजामंडल की प्रमुख उपलब्धियों की। तो प्रजामंडल की उपलब्धियों का जब कभी भी जिक्र आता है तो प्रजामंडल की उपलब्धियां सामान्य नहीं थी। उपलब्धियों से तात्पर्य वे तत्व जिनके द्वारा स्थानीय स्वशासन की प्राप्ति में सहयोग मिला। ऐसा माना जाता है कि प्रजामंडल आंदोलन के अंतर्गत मूल उपलब्धियां जो थी वो स्थानीय स्वशासन के साथ साथ हैं वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक संगठित होकर के एक सविनय अवज्ञा के साथ निश्चित रूप से एक इस प्रकार का प्रतिरोध करना जिसका उद्देश्य स्वशासन की प्राप्ति हो। एक तरफ महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश सरकार को घेर रहे थे, दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा जनता को जागरूक किया जा रहा था। इस प्रकार एक तरह से प्रजामंडल आंदोलन ने एक नवीन दिशा प्रदान की और इसके साथ ही हम प्रजामंडल आंदोलन के बारे में ये कह सकते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल का इतिहास एक अमूल्य अमिट इतिहास है और इसी के कारण ही हमें आज़ादी प्राप्त हुई। तो हम और उसके बाद में राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर बनी और वहाँ से ही है वो एक तरह से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हुई। इस प्रकार से जयपुर प्रजामंडल को राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। तो प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में हम इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि जयपुर प्रजामंडल में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के देशी रियासतों के एकीकरण के बाद में यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही हमें आज वर्तमान राजस्थान का स्वरूप देखने को मिलता है। इस प्रकार जयपुर प्रजामंडल आंदोलन एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता की योजक कड़ी के रूप में साबित हुआ और हमें आज़ादी मिली। धन्यवाद।